कहते हैं कि जब भी कोई देश आजाद होता है तो उसकी एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, और ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जब किसी नए मकान में, अपने नए घर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट होते हैं, और इसके बाद अपने नए मकान में जाने के बाद आप खुद ये तय करते हैं कि आपके घर में कौन से नियम और कानून बनाए जाएंगे, आपके घर में क्या कानून होगा, ये आप अपने हिसाब से तय करते हैं। और आप उसके बाद आपने देखा होगा कि लोग जब जाते हैं अपने अपने घरों में, किसी का घर साफ होता है, किसी का घर इतना साफ नहीं होता है, किसी के घर में बहुत अनुशासन होता है, किसी के घर में अनुशासन ठीक से नहीं होता है। हर परिवार अपने हिसाब से रहता है, हर परिवार अपने घर को अपने हिसाब से बनाता है। और जब आप किसी के घर जाते हैं तो उसके घर को देखकर आप उस परिवार के चरित्र को भी ठीक से समझ जाते हैं। इसी तरह जब देश बनता है वो भी हमारे घर की तरह है, और तब हमारे ऊपर यह होता है कि हम उस घर को कैसे बनाना चाहते हैं, उसमें कौन से तौर तरीके, कौन से अनुशासन के तरीके, कौन से नियम कानून लागू करना चाहते हैं। और ठीक इसी तरह से एक नए देश का भी संचालन होता है। लेकिन आजादी के समय भारत से एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। अंग्रेजों की 190 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे नेता तब भी अंग्रेजों से इस कदर प्रभावित हो चुके थे कि वो आजादी से पहले भी भारत में ब्रिटिश वाइसरॉय की तरह बनना चाहते थे, अंग्रेजों की तरह अपने आप को बनाने का सपना देखा करते थे। अंग्रेजों से इतना प्रभावित थे कि हमारे ज्यादातर नेता सोचते थे कि एक दिन हम भी ऐसे ही बनेंगे, हम भी एक दिन ऐसे ही राज करेंगे। और आजादी के बाद भी वो अंग्रेजों से इसी तरह से प्रभावित रहे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने अंग्रेजों का जो पूरा स्टाइल था, अंग्रेजों का जो पूरा सिस्टम था, उसे हमने अपना लिया, क्योंकि उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों से और अंग्रेजों की इस कल्चर से, उनके प्रशासन से, उनके तौर तरीकों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहते थे। इसका असर यह हुआ कि आजादी मिलने के बाद जब भारत को अपने लोगों के हिसाब से नीतियां और व्यवस्था बनानी चाहिए थी, तब हमने अपने संविधान से लेकर अपने कानून तक सब कुछ हमारे देश ने पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट कर लिया। और यह आजाद भारत की सबसे बड़ी भूल थी। आप देखिए अब तक, यानी अब अपना हमारा जो 75वां वर्ष चल रहा है आजादी का, अब जाकर कहीं हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को बदला है, वरना अभी तक अंग्रेजों के कानून ही हमारे देश में चल रहे थे। जबकि भारत के आसपास ही आजाद होने वाले कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हिसाब से काम किया। देखिए, चीन वैसे तो हमारा दुश्मन देश है, चीन का उदाहरण हो सकता है कुछ लोगों को चुभे, लेकिन चीन से आज कुछ चीजें हम सीख भी सकते हैं। इसलिए आज आपको 3 देशों के उदाहरण मैं दूंगा। ये है चीन, सिंगापुर और इजराइल, क्योंकि ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी आजादी के बाद, अपने राष्ट्र के तौर पर उत्पत्ति के बाद किसी की नकल नहीं की। और आज वो देश कहां हैं और हम कहां हैं, आज आपको देखना चाहिए। वर्ष 1949 में पहली बार चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया था, 1949 में, हमारी आजादी के 2 साल बाद। और इस आजादी के 61 वर्षों में चीन वर्ष 2010 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। देखिए, 1949 में उसकी उत्पत्ति हुई, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, और 2010 में ही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसी तरह इजराइल को भी वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी, हमसे 1 साल के बाद। और उस समय इजराइल एक ऐसा देश था जहां ना तो खेती हो सकती थी, ना ही वहां पर पानी था, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इजराइल ने अपने देश के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की जिसने उसे बहुत कम समय में दुनिया के सबसे मजबूत देशों की सूची में ला दिया। इजराइल ने अपने देश में इनोवेशन पर बहुत जोर दिया। और सिंगापुर वर्ष 1965 में आजाद हुआ था, लेकिन आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। और सिंगापुर में लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 70 लाख रुपए है, जबकि भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख रुपए है। कहां 70 लाख, कहां 2 लाख। और अब यह स्थिति है, और यह स्थिति तब है जब भारत को सिंगापुर से 18 वर्ष पहले ही आजादी मिल गई थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि सिंगापुर मलेशिया से विभाजित होकर एक अलग देश बना था, और मलेशिया भी भारत की तरह ब्रिटेन का ही एक गुलाम देश था, जिसे वर्ष 1957 में आजादी मिली थी। इन देशों की स्थिति में इतना अभूतपूर्व बदलाव इसलिए आया क्योंकि इन देशों ने आजादी के बाद अपने लोगों के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से अपनी नीतियां बनाई, अपनी योजनाएं बनाई, अपने कायदे कानून बनाए। जबकि भारत के नेताओं ने ऐसा न करके पश्चिमी देशों की नकल करने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से हम कई वर्षों तक
दशकों तक संघर्ष करते रहे और हमारा देश अंग्रेजों की एक कॉपी पेस्ट बनकर रह गया और अब जाकर पिछले 10 वर्षों में हमने इसे बदलने की कोशिश की है। इस अंतर को आप एक बात से समझ सकते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की नींव पर टिकी हुई है और वहां कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने देश के प्रति सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। आप चाहे उन्हें भारत का दुश्मन कहिए, लेकिन अपने देश में वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। पूरी पार्टी की स्थापना ही नेशनलिज्म के आधार पर हुई है, राष्ट्रवाद के आधार पर हुई है। लेकिन भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से कोसों दूर रहते हैं। तो भारत के कम्युनिस्ट और चीन के कम्युनिस्टों में सबसे बड़ा अंतर यह है क्योंकि भारत में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को उस परिभाषा से देखा गया जो अंग्रेजों ने तय की थी। तो अंग्रेजों ने जो परिभाषा सेकुलरिज्म की, हमने सेकुलरिज्म के विचार को देशभक्ति मान लिया, जबकि भारत के लोगों का चरित्र पश्चिमी देशों के सेकुलरिज्म वाले सिद्धांत से बहुत अलग था। इसलिए चाहे लोकतंत्र की डेफिनेशन हो, चाहे उसे आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कह लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन कह लीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कह लीजिए, ये सब हमने अंग्रेजों से लिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, चीन के कम्युनिस्ट और भारत के कम्युनिस्टों में अंतर यह है कि चीन के कम्युनिस्ट सिर्फ अपने देश की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के कम्युनिस्ट आज भी चीन की बात करते हैं। आजादी के बाद जब भारत के नेताओं को राजनीति और सत्ता के सिद्धांत से ऊपर उठकर देश के भविष्य को सही दिशा देने के लिए गंभीर प्रयास करने थे, तब हमारे देश में इतिहास को इस तरह से पेश करने पर ज्यादा जोर दिया गया जिससे कुछ खास नेताओं को ही आपके सामने एक नायक बनाकर पेश किया जा सके। उदाहरण के लिए, आजादी के बाद ऐसी हजारों पुस्तकें लिखी गईं जिनमें कहा गया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही अंग्रेज भारत को आजादी देने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक मोड़ पर था और इस युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था, तो ब्रिटेन ने इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 13 और देशों को भी आजादी दी थी और इनमें कई देश ऐसे थे जहां आजादी को लेकर कोई बहुत बड़ा संघर्ष तक नहीं हुआ था। ये वो देश थे जहां ना तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ना वहां पर महात्मा गांधी थे, ना ही वहां पर अहिंसा को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें आजाद कर दिया और इन देशों में वर्ष 1942 में ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ, 1947 में न्यूजीलैंड और भूटान आजाद हुआ, वर्ष 1948 में म्यांमार और आयरलैंड, इजराइल और श्रीलंका वर्ष आजाद हुए, वर्ष 1956 में सूडान, 1957 में मलेशिया, 1960 में नाइजीरिया, सोमालिया और साइप्रस और वर्ष 1961 में कुवैत को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। ये वो सारे देश हैं जिन्हें लगभग आप सोच लीजिए 20 वर्षों के अंदर 1940 से लेकर 1961 तक अंग्रेजों ने ऐसे ही आजाद कर दिया था। इन्होंने ना तो हमारे जैसा फ्रीडम स्ट्रगल किया, ना ऐसा संघर्ष किया और ना ही वहां पर महात्मा गांधी थे, ना ही अहिंसा को लेकर कोई आंदोलन चल रहा था, ना ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। इन देशों में ना तो कांग्रेस जैसी कोई बड़ी पार्टी थी, ना ही महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेता थे और ना ही भारत छोड़ो जैसा कोई व्यापक आंदोलन इन देशों में उस समय हुआ था। फिर भी ये देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत के आसपास ही आजाद हुए, जिससे यह पता चलता है कि इन देशों को आजादी शायद इसलिए मिली क्योंकि इस युद्ध में हुए नुकसान की वजह से ब्रिटेन के लिए इन देशों पर और ज्यादा दिनों तक शासन करना मुश्किल हो रहा था, महंगा पड़ रहा था। लेकिन भारत में आजादी के बाद से कई पीढ़ियों को हम सबको यही पढ़ाया गया कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन ना होता तो शायद आज भारत भी आजाद ना हुआ होता। आज इस थ्योरी को हम एक चुनौती दे रहे हैं, इस थ्योरी को एक चैलेंज कर रहे हैं और इस पर आप सोचकर देखिएगा। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इस थ्योरी को हम एक छोटी सी चुनौती देना चाहते हैं। आजादी के दौरान भारत के नेताओं से जो और सबसे बड़ी गलती हुई वो गलती थी भारत के विभाजन की। अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने के साथ हमारी मातृभूमि के 2 टुकड़े कर दिए और मैं कल भी आपसे कहा था पाकिस्तान की जो भूमि है वो भी हमारी ही मातृभूमि है और भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक अलग देश तब अंग्रेजों ने बना दिया, जिससे अविभाजित भारत के कुछ मुसलमानों को तो अलग देश मिल गया, लेकिन इस विभाजन से पाकिस्तान को कोई भी सार्थक फायदा नहीं हुआ। आज आप सोचिए पाकिस्तान को इस विभाजन का क्या फायदा हुआ।
और भारत को भी इस विभाजन का क्या फायदा हुआ? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पाकिस्तान इस सूची में 41वें स्थान पर है। और पाकिस्तान में करोड़ों लोग आज भी दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की हालात इस समय कितने खराब हैं।